हेलो एवरीवन। आज हम बात करें वैकेंसीज़ इंक्रीज़ की आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये देखिए पीओ की वैकेंसीज़ हैं, पीओ की भी एंड क्लर्क की भी वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे कि पहले से कितनी वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, आपको किस स्टेट से। देखिए अब तक तो आपने, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपने सबने अप्लाई कर दिया होगा, तो आपने एटलीस्ट उस स्टेट से ही अप्लाई किया होगा जिसमें वैकेंसी होंगी या फिर आपकी होम स्टेट होगी। मे बी आपको ये लगेगा कि मुझे किसी और स्टेट में नहीं जाना, चाहे यहाँ पे 0 या 1 वैकेंसी हो, मैं अप्लाई कर देता हूँ। मे बी अगर वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई तो हम यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ होते हैं इस टाइप के स्टूडेंट्स, कुछ को ये होता है, कईयों का ये मानना होता है कि जिस भी स्टेट्स में ज़्यादा वैकेंसी होगी हम वहाँ से अप्लाई करेंगे, चाहे वो हमारी होम स्टेट हो या ना हो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं ज़्यादा वैकेंसी की तरफ, जहाँ भी उनको ज़्यादा वैकेंसीज मिलेंगी वो वहीं से अप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब ये डाउट आ रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में कि वैकेंसीज हमारी स्टेट में इंक्रीज़ होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो कितनी होंगी। मान लीजिए मैक्सिमम अगर हम हरियाणा की बात करें तो 70 वैकेंसीज, मान लीजिए कि 70 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी की हैं पीओ के अंदर, पीओ या क्लर्क की मान लीजिए 70 वैकेंसीज है। ठीक है, इसमें से अगर आप मानते हैं कि कितनी इंक्रीज़ हो सकती है, ये तो नहीं हो रहा कि 200 की 200 वैकेंसीज इंक्रीज़ होगी, इतना नहीं होता। बिकॉज अगर इतनी वैकेंसीज होती तो वो लोग पहले ही बता देते हैं, ऐसे नहीं होता कि उनसे छुपी हुई हैं इतनी सारी वैकेंसीज। अगर इंक्रीज़ होंगी तो 2, 3, 5, 7, 10 तक वैकेंसीज इंक्रीज़ हो सकती हैं, 10-12 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं बढ़ती। किसी में 2-3 हो जाएंगी। अगर वो 10-12 भी इंक्रीज़ होंगी तो ज़रूरी थोड़ी है वो जनरल कैटेगरी में ही होंगी, मे बी एक एससी में हो गई, एक एसटी में हो गई, तो अलग अलग तरह से वैकेंसीज, 1-2 वैकेंसी का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा का नहीं। तो ये टाइम आपका ये नहीं है कि आप वैकेंसीज़ के बारे में सोचते रहें कि किनकी कितनी इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी। एक बहुत ही काम की बात बताती हूँ आपको। देखिए इनको स्टूडेंट्स को चुनना होता है, किस अकॉर्डिंग चुनना होता है। अगर मान लीजिए कि 70 वैकेंसीज़ हैं तो सबसे पहले तो वो 10 गुना लेंगे प्रीलिम्स के अंदर, इसका मतलब वो 700 स्टूडेंट्स को चूज़ करेंगे। अब वो उनका अलग पैटर्न होता है कि कैसे सिलेक्ट करें। मान लीजिए उन्होंने कट ऑफ डिसाइड कर दी कि अगर क्लर्क का एग्ज़ाम है तो आप मान सकते हैं कि 76 अगर कट ऑफ है तो 76 से ऊपर वाले सभी उन्होंने ले लिए। मान लीजिए कि 1400 बच्चों के 76 से ऊपर हो तो वो 1400 को नहीं ले सकते, उनको 700 ही लेना है। देन वो ऊपर वाले स्टूडेंट्स जो जिनके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर है उनको लेने की कोशिश करेंगे। एक ये पैटर्न होता है, जहाँ तक अब तक हम जानने को मिला है कि कैसे अब मान लीजिए वो लेते हैं, कितना आपका कितने नंबर बनते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अलग अलग शिफ्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, वो शिफ्ट में भी जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर डिसाइड होते हैं। तो अगर आप आसान शिफ्ट में हैं तो मे बी आपके नंबर कट भी जाएँ, अगर आप मुश्किल में हैं तो मे बी आपके, अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट है तो आपके नंबर इंक्रीज़ भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। अब हमें क्या पता हमारी शिफ्ट मुश्किल है, उन्होंने हमें किस बेसिस पे हटाया है, क्या पता कोई आसान शिफ्ट में हो जिसमें हमसे भी ज़्यादा डफर स्टूडेंट्स हो, उसका सिलेक्शन हो गया हो, तो वो उनका है, उनको करना है जैसे करना है। उन्होंने एक पैटर्न फिक्स कर रखा है, आईबीपीएस बहुत बड़ी चीज़ है, वो लोग अपने अकॉर्डिंग करते हैं। हमारा अभी क्या काम है, आपका मेन रोल है, अगर आपके 40 से 50 नंबर अभी तक आ रहे हैं क्लर्क या पीओ के अंदर, वैकेंसी है 70, मान लेते हैं कि 30 वैकेंसी बढ़ गई, हम मैक्सिमम लेके चलते हैं तो 100 हो गई वैकेंसी, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसका मतलब प्री में वो 1000 स्टूडेंट्स को उठाएंगे, 1000 स्टूडेंट्स उनको उठाने होंगे, उसके बाद वो निकालते जाएंगे। फिर मेंस के बाद कितने होते हैं, मेंस में कितने लिए जाते हैं, 3 गुना स्टूडेंट्स। मेन जब इंटरव्यू की तरफ आप जाएंगे तो आप 300 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, अगर 100 वैकेंसीज है तो 3 गुना। इंटरव्यू में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को निकालेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाएंगे। देखिए आप पहले ही यहाँ लाए करते हैं तो मैं आपको झूठ बोल के कोई दिलासा नहीं देना चाह रही। आप अपना मैक्सिमम टाइम देखिए, जो बाकी स्टूडेंट्स ये सब सर्च करने में टाइम वेस्ट करें, कितना वैकेंसी बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, मान लीजिए कि अगर 100 वैकेंसी भी बढ़ गई तो भी अगर हमारे नंबर नहीं आ रहे और हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, किसी भी स्टेट में 1000-2000 ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे आपको जो 70 से अबव स्कोर करने वाले होंगे, बिल्कुल ही मतलब बेसिक सी चीज़ें मिल जाएंगे। क्योंकि जिनको जॉब की तड़प लगी हुई है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या जिसको ये है कि मुझे जॉब लगना ही लगना है, तो वो अब तक नहीं बैठा हुआ, अब तक उसके 40-50 नंबर नहीं आ रहे, वो मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कर रहा है। उसकी अच्छी तैयारी हो चुकी है, प्री की भी मेंस की भी, क्योंकि उसको पता है कि वो लास्ट ईयर वेस्ट कर चुका है, तो इस बार उसको नहीं करना। मेरा 1 साल मैंने स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन की, जून में स्टार्ट किया था, 12 जून से आई थिंक, तो मेरे अगस्त में जैसे एग्ज़ाम हुए तो मेरे दोनों प्री क्लियर हो गए थे, लेकिन मेंस नहीं हुआ। देन फिर मेरा नहीं हुआ एग्ज़ाम क्लियर, आईबीपीएस क्लर्क का भी प्री हो गया था लेकिन मेंस नहीं हुआ, ऐसा कुछ करके
देन फिर मेरे पास पूरा टाइम था कि मुझे नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है, तो मैंने उस टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था। पहले अपने बेसिक्स क्लियर किए, देन मैंने प्री की तैयारी की, देन फिर मैं मेंस की तैयारी करने लगी। तो जैसे ही नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम आए, मेरी प्री के क्या एडमिट कार्ड डाउनलोड होने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले ही मेरी मेंस की तैयारी हो चुकी थी, तो मुझे इतना स्ट्रेस नहीं हुआ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनको वैकेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वैकेंसी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, उनकी तैयारी अच्छी है, चाहे एक वैकेंसी होगी तो भी वो ले लेंगे। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन अभी भी इतने नंबर आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा चीज़ों की तरफ मत भागिए। 20-30 मॉक टेस्ट करिए, उनको 5 से 6 बार उनको रिवाइज़ करिए, ताकि आपको अगर उससे रिलेटेड में भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप टाइम वेस्ट ना करें। रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि रिवीजन करना है, मैं सिर्फ करूँगा 5 मॉक टेस्ट, मैं सिर्फ 5 मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इनको मैं कर लूँगा 10 बार रिवाइज, तो मेरा रिवीजन हो गया, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी भी तो मैटर करती है। आप मान लीजिए एक मॉक टेस्ट को 100 बार रिवाइज कर लेंगे तो उससे थोड़ी ना कुछ होगा, थोड़ा सा बढ़ाइए, कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट हो, कम से कम 3 से 4 बार उनका रिवीजन हो चुका हो। एक बार आपने अटैम्प्ट किया हो, फिर आपको देन उसको दोबारा अटैम्प्ट करें, फिर उसको रिवाइज करें। तो मान लीजिए आपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, आपके पास एक क्वेश्चन को आप कई बार रिवाइज कर रहे हैं, उसी टाइप का आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो आपको दिमाग को टाइम नहीं लगेगा आंसर सोचने में, वो बहुत जल्दी एक्शन लेगा एंड सोल्व करने लग जाएगा। स्टूडेंट्स के नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि वो क्या करते हैं, अर्थमेटिक का क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा, 30 सेकंड पढ़ने में वेस्ट कर दी, देन फिर ये सोचने में कि ये कैसे सोल्व होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें। जिसका सिलेक्शन होना है, जिसकी अच्छी तैयारी हो गई, वो क्या करेगा, क्वेश्चन पढ़ा, उसको ऐसे लगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि ये क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा, उसका सोचने का दिमाग ऐसा हो जाएगा जब वो सिलेक्शन के करीब आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कर तो मैं लूँगा, लेकिन इसमें मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा या कम होगा। मान लीजिए उसमें अगर 20-30 सेकंड लग रहे हैं तो वो सोचेगा कि मैं कर लेता हूँ, अगर उसमें 1 से 1.5 मिनट लग रही है तो वो उसको पहले स्किप करेगा, क्योंकि 20 मिनट आपको मिलेंगी मैथ्स का सेक्शन करने के लिए प्रीलिम्स में, उसके पास 1.5 मिनट एक क्वेश्चन पे वेस्ट करने के लिए नहीं है। लास्ट में अगर टाइम बचता है और पेपर ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, देन वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा। तो अभी आपका ये टाइम आ गया, ऐसी थ्योरी बना लीजिए कि क्वेश्चंस तो होंगे, लेकिन टाइम किस में कितना लगेगा। वैकेंसीज़ के बारे में मत सोचिए, इंक्रीज़ होंगी तो काफ़ी बहुत कम वैकेंसीज इंक्रीज़ होंगी, इतनी ज़्यादा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।